दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा लड़का रहता था जिसका नाम था अवी। उसका उम्र रही होगी कोई 18 साल। चेहरा मेहनत से तपे हुए चेहरे जैसा, पर आंखों में एक अलग सी चमक। वो गरीब परिवार का था, लेकिन हालात के आगे कभी झुका नहीं। अवी के पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। बिस्तर पकड़ लिया था उन्होंने। माँ खेतों में मजदूरी करके जो कुछ मिल जाता उससे दाल रोटी का जुगाड़ करती। घर की दीवारें पुरानी थी, छत से बारिश में टपकती बूंदें और जमीन पर टूटी चटाइयां, यही था उनका संसार। अवी की एक छोटी बहन भी थी, चुटकी, जो गांव के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। पढ़ाई में तेज थी, पर उसकी आंखों में भी दर्द था। माँ की थकी हारी सांसों का, पिता की दवा की कीमतों का और शायद अपने भविष्य का भी। घर का एकमात्र सहारा अब अवी ही था। दिन भर किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी बोरवेल खुदाई में मदद करता। माँ का कहना था, बेटा तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। लेकिन कई बार जब रात को घर में दिया भी बुझने लगता, तब अभी चुपचाप गांव की चौपाल चला जाता। अंधेरे में बैठकर चांदनी को देखता और सोचता, क्या वाकई मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या बापू का इलाज कभी नहीं हो पाएगा? और बहन, उसकी शादी? ऐसी ही एक रात थी। चुपचाप बैठा था अभी चौपाल पर, गहरी सोच में डूबा हुआ। तभी एक धीमी सी आवाज आई, क्यों रे अभी, अकेले काहे बैठा इतना चुपचाप? अभी ने सिर उठाकर देखा। भाऊ चाचा, गांव के सबसे बुजुर्ग लेकिन सबसे समझदार इंसान। लोगों का कहना था कि उन्होंने जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है। अभी बोला, चाचा आप तो जानते हैं, घर की हालत खराब है। बापू की दवा, माँ की थकान और बहन की पढ़ाई सब मुझ पर है। पर गांव में मजदूरी से कुछ होता नहीं। मैं कितना भी काम करूं, पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते। भाऊ चाचा मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, बिल्कुल सही कह रहा है तू, चिंता करना ठीक है बेटा। अभी बोला, सोच तो रहा हूं चाचा, पर कुछ समझ नहीं आता। चाचा ने हल्का हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, शहर जा बेटा, गांव के बाहर जो छोटा शहर है वहां कुछ तो मिल ही जाएगा। तू मेहनती है, कुछ भी करेगा तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। पर चाचा वहां जाकर करूंगा क्या? कोई जानता भी नहीं। अरे पगले, जो रास्तों पर चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। एक बार कोशिश करके देख। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। शुरू में जो मिले कर ले, फिर धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। अवी ने चाचा की आंखों में देखा, वहां भरोसा था। चाचा ने कहा, कल सुबह ही निकल जा बेटा, माँ को बता देना। और हाँ, कोई डर नहीं, तू कर लेगा। अगली सुबह अवी ने माँ को सारी बात बताई। माँ चुप रही कुछ पल, फिर हाथ जोड़कर बोली, जा बेटा, तू ही मेरी उम्मीद है। जो भी करेगा परिवार के लिए ही करेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। चुटकी ने भी चुपचाप उसे देखा, आंखों में सवाल और आशा दोनों। अवी ने पुरानी सी एक पोटली बांधी, माँ के बनाए 2 सूखे पराठे रखे और पैदल ही निकल पड़ा उस छोटे शहर की ओर। शहर कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गांव से तो कई गुना तेज था। लोग जल्दी चलते, बातें जल्दी करते, हर जगह भीड़ थी, दुकानों में, गलियों में, बस स्टैंड पर काम नहीं था। अभी ने पूरे दिन दुकानों, ढाबों, होटल्स में पूछा, भैया काम मिलेगा, कुछ भी चलेगा? पर हर जगह से एक ही जवाब, नहीं, अभी नहीं चाहिए। दिन खल गया। पोटली के पराठे खा लिए थे, जेब में कुछ बचे खुचे पैसे थे, लेकिन रात गुजारने की जगह नहीं। चलते चलते बस स्टैंड पहुंच गया, जहां अब सिर्फ 2-3 बसें खड़ी थी। वहीं एक साइकिल रिक्शा वाला खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। अभी धीरे से उसके पास गया और पूछा, भैया क्या मैं इस शेड के नीचे रात गुजार सकता हूँ? कोई जगह नहीं है मेरे पास। वो आदमी चौकन्ना होकर बोला, तू कौन है भाई? अभी ने सारा हाल बताया, गांव से आया हूँ, काम की तलाश में हूँ। रिक्शा वाला थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देख भाई, ये छोटा शहर है, काम है पर इतना नहीं कि हर किसी को मिल जाए। पर तू चाहे तो एक काम कर सकता है। क्या? अभी की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। रिक्शा चला लेता है? हाँ, साइकिल चलानी आती है तो बस मैं तुझे कल एक सेठ के पास ले जाऊंगा जो रिक्शा किराए पर देता है। अभी तू यहाँ सो जा, मैं बस लेकर आता हूँ, मेरी रात की सवारी आई है। अभी ने सिर हिलाया, रिक्शा वाला चला गया और अभी ने पहली बार बस स्टैंड के शेड में आसमान की ओर देखकर सोचा, शायद यही रास्ता है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा। सुबह उठते ही देखा, वही रिक्शा वाला एक कप चाय लेकर आया। लो भाई, चाय पियो और चलो मेरे साथ, आज तुझे तुम्हारा पहला काम मिलेगा। अवी ने चाय पी और साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी सी दुकान पर पहुंचे जहां कई रिक्शे खड़े थे। वो आदमी सेठ जी थोड़ा सख्त मिजाज का लगा, पर जब रिक्शा वाले ने उसकी गारंटी ली तो उसने अवी को एक रिक्शा दे दिया किराए पर। हर दिन 20 रुपए किराया, बाकी जो कमाओ तुम्हारा। रिक्शा ठीक से चला ना टूटे तो जिम्मेदारी तेरी। अवी ने पहली बार एक नई जिम्मेदारी अपने हाथों में ली थी। उस दिन से अवी अब एक रिक्शा चालक बन गया। दिन भर शहर में सवारी ढूंढता, छोटे बड़े रास्तों से होता हुआ लोगों को उनके गंतव्य पर पहुंचाता। रात को वही शेड, वही रिक्शा उसकी नींद का बिस्तर बनता। ना कोई शिकायत, ना कोई बहाना, बस मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद का रास्ता। अब कुछ हफ्ते हो चुके थे। अवी शहर में रिक्शा चला रहा था। दिन भर पसीने से भीगता और रात को वही बस स्टैंड का शेड और उसकी रिक्शा ही बिस्तर बन जाती। उसने अपनी जिंदगी को नए ढंग से ढाल लिया था। हर सुबह उठना, बस स्टैंड के पास लगे नल से नहाना, वही 2 जोड़ी कपड़े, एक पहनना और एक धोकर सुखाना।
दिन भर काम, फिर रिक्शा का किराया चुकाकर जो कुछ बचता, थोड़ा अपने लिए, थोड़ा घर भेजने के लिए। गांव से कोई आता तो वो उनके हाथों पैसे माँ को भिजवा देता। अब उसके भीतर थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा था। धीरे धीरे कई सवारी उसे पहचानने लगी थी। अरे वो सीधा सच्चा लड़का जो हमेशा मेहनत से रिक्शा चलाता है। एक दिन शाम के वक्त अभी रोज की तरह रिक्शा लेकर शहर की गलियों में सवारी ढूंढ रहा था। अचानक उसे एक परिचित चेहरा बस स्टैंड पर दिखा। गांव का ही एक आदमी जो किसी काम से शहर आया था। उसने अवी को आवाज दी, अरे माधव। अवी रुक गया। आदमी ने बताया, भाई जल्दी गांव चलना पड़ेगा, लेकिन एक बात कहनी है, तेरे पिताजी की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है अब समय नहीं बचा, कभी भी कुछ हो सकता है। इतना कहकर वो आदमी बस में बैठ गया। अवी वहीं रुक गया। सुन उसकी आंखों के सामने पिता का चेहरा घूम गया, माँ की झुकी पीठ और बहन की मासूम सूरत। दिल बैठने लगा। खुद से सवाल करने लगा, क्या आप सब छोड़कर लौट जाऊं? लेकिन अभी तो कमाना शुरू किया है, इंतजाम कैसे होगा फिर? रात का अंधेरा गहराने लगा। तेज बारिश शुरू हो गई थी। बस स्टैंड पर भीड़ छट चुकी थी। वो वाला भाई जो रोज रात को काम करता था आज नहीं आया था। अभी अकेला था। शेड के नीचे अपनी रिक्शा पर बैठा भीगा जा रहा था, लेकिन भीतर के तूफान से ज्यादा गीला। उसी वक्त एक तेज ब्रेक की आवाज आई। एक बस स्टैंड पर रुकी। बस से एक आदमी उतरा, हाथ में बैग था और तेजी से भागते हुए बोला, भाई ओ भाई जल्दी आओ, भीग जाऊंगा, मुझे अस्पताल जाना है। अभी फौरन अपनी रिक्शा लेकर दौड़ा और उस आदमी को बैठाया। बारिश में भीगते हुए फिसलन भरी सड़कों से होता हुआ अभी पूरे जोर से पैडल मारता रहा। आदमी बार बार घड़ी देखता, बेचैन था। अस्पताल पहुंचते ही वो आदमी फौरन अंदर भागा। कहा, मेरे बेटे का ऑपरेशन है, सिर्फ यही चंद मिनट बचे थे, नहीं पहुंचता तो सब खत्म हो जाता। कुछ देर बाद वही आदमी बाहर आया। सांसें तेज थीं, हाथ में पानी की बोतल और एक लिफाफा। उसने अवी को पैसे दिए और कहा, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बचा ली। अगर तुम समय पर ना पहुंचाते तो मेरा बेटा आज जिंदा ना होता। अवी की आंखों में अपने पिता का चेहरा फिर घूम गया। आंखें भीग गईं, शब्द नहीं निकले। वो आदमी रुक गया, गौर से देखा और पूछा, तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? अवी ने धीमी आवाज में सब कुछ बता दिया। मैं गांव से हूँ, घर की हालत खराब है, पिता बीमार है, माँ खेतों में मजदूरी करती है, मैं रिक्शा चलाकर घर चला रहा हूँ। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम सचमुच बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मेरा नाम है विनोद अग्रवाल, यहीं इसी शहर में मेरी कपड़ों की दुकान है। आज मैं बड़े शहर से पैसे लाया था अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए। तुम ना होते तो मैं नहीं जानता क्या होता। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कल सुबह मेरी दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगा, पक्की नौकरी। काम छोटा होगा पर भविष्य बड़ा बनेगा। फिर उसने कागज पर पता लिखा और कहा, ये लो पता, सुबह आ जाना, आज तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। अगली सुबह अवी उस पते पर पहुंचा। एक शानदार कपड़ों की बड़ी दुकान। इतनी बड़ी दुकान उसने कभी गांव में नहीं देखी थी। अंदर गया तो देखा विनोद जी काउंटर पर बैठे थे। वो मुस्कुराए, आ गए बेटा, बैठो, पानी पियो। अभी थोड़ा झिझका, फिर धीरे से बोला, सेठ जी जो काम आप कहें मैं करूंगा, बस सच्चे मन से मेहनत करूंगा। सेठ ने कहा, देखो अभी काम बहुत आसान है। मेरी दुकान के कपड़े जो बड़े शहर से आते हैं उन्हें लाने के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। बस स्टैंड की तुम्हारी समझ, वक्त की पाबंदी और मेहनत ने मुझे भरोसा दिलाया है कि तुम ये काम कर सकते हो। अभी ने हाथ जोड़ लिए, सेठ जी ये तो मेरे लिए वरदान है। विनोद जी बोले, सैलरी कम होगी शुरू में, लेकिन काम सच्चे मन से करना, और हफ्ते में एक छुट्टी होगी, चाहो तो गांव जा सकते हो। अवी ने रिक्शा किराए पर देने वाले सेठ को रिक्शा लौटा दी। सेठ जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सहारा दिया, अब मेरी नई शुरुआत होने वाली है। अब वो सेठ विनोद अग्रवाल के लिए बड़े शहर से कपड़ों के बंडल लाता, समय पर दुकान पहुंचाता। धीरे धीरे सेठ को उस पर विश्वास हो गया। कभी कभी उसे दुकान में भी बैठने को कहा जाने लगा। काम के साथ सीखने की ललक भी अवी में थी। कपड़ों के नाम, रेट, फैब्रिक की पहचान सब सीखने लगा। अब 2 साल बीत चुके थे। अवी वो लड़का नहीं रहा था जो रिक्शा के शेड में भीगते हुए अपनी जिंदगी की चिंता करता था। अब वो एक भरोसेमंद कर्मचारी था सेठ विनोद अग्रवाल की दुकान में। वो सिर्फ कपड़े लाने तक ही सीमित नहीं रहा था। अब वो कभी कभी दुकान में ग्राहकों को कपड़े दिखाता, रेट बताता और धीरे धीरे व्यवसाय की बारीकियां समझने लगा था। सेठ विनोद जी को अवी पर अब पूरा भरोसा था। उन्होंने अवी से कई बार कहा था, बेटा तू अब सिर्फ मेरा काम नहीं करता, तू मेरा भरोसा है। अवी को हफ्ते में एक छुट्टी मिलती थी। वो दिन उसका सबसे खास होता क्योंकि वह उसी दिन गांव जाता था। बिना किसी को बताए वह सुबह बस पकड़ता और शाम को माँ के हाथ का बना खाना खाता, पिता की दवाइयाँ ले जाता और बहन से पढ़ाई की बातें करता। अब पिता का इलाज शहर के अस्पताल में होने लगा था, जिसकी व्यवस्था सेठ जी की मदद से हुई थी। अवी के चेहरे पर अब आशा की रोशनी थी और माँ के चेहरे पर गर्व का तेज। एक दिन दुकान बंद होने के बाद अवी ने विनोद जी से कहा, सेठ जी एक बात कहनी है। हाँ अवी बोलो। मैं सोच रहा हूं कि अपने गांव में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल लूं। माल आपसे ही लूंगा। गांव में अब कोई ऐसी दुकान नहीं है। शादी ब्याह का मौसम आते ही लोग बाहर जाते हैं। अगर दुकान खुल जाए तो परिवार के साथ भी रह सकूंगा। विनोद जी कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, तू तो मेरा ही लड़का है, ये भी कोई पूछने की बात है। तुझे कितना भी माल चाहिए मैं दूंगा और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना।
अवी की आंखें नम हो गईं। सेठ जी, आपने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब सब तय हो चुका था। अवी ने गांव जाकर एक छोटा सा किराए का दुकान लिया। सेठ जी ने कपड़ों का माल भिजवाया, साड़ी, कुर्ते, शर्ट, बच्चों के कपड़े, सब कुछ। गांव के लोगों को पहली बार इतनी चीजें एक ही दुकान में दिखीं। लोग कहने लगे, अरे ये तो वही अवी है ना जो शहर गया था काम की तलाश में, अब तो दुकान खोल लिए। भाऊ चाचा भी दुकान पर आए, मुस्कुराए और बोले, वाह बेटा, आखिर तूने कर ही दिखाया। अवी झुककर बोला, चाचा आपने ही तो कहा था चलने की कोशिश करो, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। चाचा ने सिर पर हाथ रखा, तू मेरी बात को समझ गया, यही बहुत है। दुकान चल निकली थी। अवी ने जो पैसे कमाए उनसे घर की मरम्मत करवाई। छत से पानी टपकनी बंद हो गई, दीवारों पर प्लास्टर हुआ। पिता की तबीयत अब संभल रही थी। माँ के चेहरे पर अब थकान कम और सुकून ज्यादा था। बहन चुटकी की उम्र अब शादी की हो चली थी। अवी ने कुछ पैसे जमा किए, सेठ जी ने भी मदद की और फिर एक दिन गांव में ही धूमधाम से चुटकी की शादी हुई। गांव भर में चर्चा थी, अवी की मेहनत रंग लाई, बहन की शादी भी की और दुकान भी चमक रही है। अब जब काम ठीक चल रहा था, अवी ने उस किराए की दुकान को खरीद लिया। सेठ जी ने खुद आकर उस दिन दुकान का नारियल फोड़ा। सेठ जी ने कहा, अवी, आज मुझे लगता है कि मैंने उस दिन तुम्हें अस्पताल पहुंचाकर सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं, अपनी तकदीर को भी बचा लिया था। अवी ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आपने जो मेरे लिए किया मैं हर रोज उसे याद करता हूँ। आज अगर मैं कुछ हूं तो आपकी वजह से। सेठ बोले, नहीं बेके, तो अपने हौसले की वजह से है, हमने तो बस तुझे एक मौका दिया था। एक शाम को अवी अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने उसका माथा सहलाया और कहा, बेटा, तूने कभी मेरी उम्मीद को तोड़ा नहीं, तूने मेरी दुनिया को नया जीवन दिया है। अवी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, तूने ही तो मुझे हिम्मत दी थी, तेरे आशीर्वाद के बिना तो मैं आज भी उस चौपाल पर बैठा होता परेशान होकर। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू अब दुख के नहीं, गर्व और संतोष के थे। दोस्तों, अवी की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों और दिल में परिवार के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो हर रात के बाद नई सुबह जरूर आती है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो व्यक्ति ईमानदारी और संघर्ष से आगे बढ़ता है, किस्मत भी एक दिन उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा। ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर अवनीश स्टोरी मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।